दरअसल पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। लोगों की उम्मीदों के बारे में हम आपको बता रहे थे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार भारत एक्सप्रेस में। रोहित जैन साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और डॉक्टर आशीष सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी भारत एक्सप्रेस में। साथ ही मेरे दो सहयोगी कमलेश और प्रशांत मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। पहले कमलेश आपका रुख करते हुए, क्योंकि मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बजट से पहले होने जा रही है, कौन कौन पहुंच चुके हैं, किस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे साधने की दिशा में ये बजट जो है कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा और उसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। देखिए, कुछ ही देर में 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला मेरे पीछे जो विजय चौक से होते पार्लियामेंट हाउस की ओर जाएगा और इसी जगह को आने की सूचना हो गई है। और तकरीबन 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसी कैबिनेट की बैठक में जो बजट के जो प्रावधान है उन पर मुहर लगाई जाएगी। ये कस्टमरी है कि कैबिनेट बजट पेश करने से पहले कैबिनेट पर मुहर लगाता है। और जहां आप जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति से वित्त मंत्री के मिलने का, तो वो भी कस्टम है कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करते राष्ट्रपति से मिलती, जो कि ये वित्त विधेयक है और वित्त विधेयक के इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति जरूरी होती, इसलिए ये कस्टमरी है। इसलिए राष्ट्रपति से निर्मला सीतारमण मिली और कुछ ही देर में 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही पहुंचने वाली हैं और उसके पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि कैबिनेट बैठक 10:15 बजे बुलाई गई। और जहां तक बात आपने कही कि क्या हो सकता है बजट में, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो मिडिल वर्ग है उसको एक सांत्वना या उसको कंपनसेट करने की पहल हो सकती है इस बजट में, क्योंकि मिडिल क्लास ने इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उस मिडिल क्लास कहीं ना कहीं डिफर किया, कहीं ना कहीं बीजेपी से हटता हुआ दिख रहा है। इसलिए मिडिल क्लास को कंसोलिडेट करने की बीजेपी की बेहद जरूरत है। ऐसे में एटीसी में प्रावधान में चेंज किया जा सकता है, पहली बार एटीसी के प्रावधान में चेंज हो सकता है और इनकम टैक्स का दायरा जो है उसमें भी बड़ी छूट मिल सकती है। ये दो बड़े प्रावधान हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, किसानों के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, 500 रुपया पर किस्त, यानी 6,000 से लेकर 8,000 किया जा सकता है। ये 3 बड़ी घोषणाएं हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो बजट होगा 2047 तक के लिए विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का होगा और बड़ी घोषणा। ठीक है, यहाँ पर कमलेश का शायद नेटवर्क कुछ यहाँ पर फ्रीज हो रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरने वाला हो, तब भी इस तरह के एरर्स आते हैं अक्सर। प्रशांत आपका रुख करते हुए, यहाँ पर हम सरकार के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में इन चुनौतियों को ही लेकर के सवाल आपसे। विपक्ष सरकार को कुछ मुद्दों पर लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसान को लेकर के हमने देखा, हालांकि एमएसपी को लेकर के सरकार ने काफी कुछ तब्दीलियां भी की, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को लेकर के हमलावर रहा, ये कहते हुए कि किसानों की उपेक्षा की जाती है और जो मांग लंबे समय से किसानों की है सरकार उस पर तवज्जो नहीं देती। ये दो विषय। इसके अलावा आपको क्या लगता है जिससे इस बार सरकार पाटने की कोशिश करेगी और सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से ज्यादा बने, खास करके मध्यम वर्ग के लिहाज से? इस बजट में आप क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 10:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होनी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें सभी सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे। और रणनीति क्या रहेगी जब बजट पेश होगा, किन किन मुद्दों को उठाना है, उसके ऊपर तमाम चर्चा होगी। शाम को फिर एक इंडिया अलायंस की मीटिंग भी है मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर। पोस्ट बजट ये मीटिंग होगी कि जो बजट में जो खामियां होंगी या जो चीजें विपक्ष को मंजूर नहीं होंगी उसके ऊपर सदन के अंदर उन मुद्दों को कैसे उठाना है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। बहरहाल देखिए, मुद्दा जो है सबसे ज्यादा जो बैकफुट पे सरकार है वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर है, क्योंकि जो वायदे किए गए थे पिछले कार्यकालों में वो शायद पूरे नहीं हो पाए, जिसका आंकड़ा भी एक विपक्ष के द्वारा दिया गया है। तो रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सके, ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सरकार के सामने है। साथ ही साथ जैसे कि मौसम की मार जो किसान झेल रहे हैं, जो बेवक्त बारिश होती है या फिर जो सीजन होता है उसमें प्रॉपर बारिश नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो बर्बाद होती है और किसानों को भारी नुकसान होता है। तो उसके लिए सरकार क्या लेकर आएगी, ये एक बड़ी चीज होगी देखने के लिए। साथ ही साथ जिस तरह से जो लोकसभा के अंदर उपनेता है कांग्रेस के गौरव गोगोई, उन्होंने कल सरकार पर आरोप लगाया है कि जो बजट आने वाला है वो जो अभी हमें अंदेशा है वो
उद्योगपतियों के ध्यान में रखते ही बनाया गया है और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी को राहत नहीं मिलने वाली है। तो एक बात मान के चलिए प्रीति कि अगर ड्रॉबैक्स निकलते हैं बजट के अंदर, तो विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरह से सरकार को हर पहलू पे घेरा जाएगा। खास तौर पर महंगाई, किसान और रोजगार, ये 3 मुद्दों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। सारा लेखा जोखा विपक्ष की तरफ से तैयार किया गया है सरकार को घेरने को। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। प्रशांत, कमलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं, डॉक्टर आशीष सरकार और रोहित जैन साहब। आशीष जी, पहले आपका रुख करते हुए, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि इस बार बजट कुछ इस तरीके का होगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ उनके लिए तोहफा वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिछले 6 बार के अगर ट्रैक को हम देखें तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला बजट उनका कभी रहा नहीं है। लेकिन हालिया जो चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद एक चीज समझ में आई कि नौकरी पेशा लोग और मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो मोदी सरकार में आस्था से थोड़े से डगमगाते नजर आए। वो नतीजों में कम से कम रिफ्लेक्ट हुआ। अब इस बजट को क्या इन नतीजों को देखते हुए कंपाइल किया गया होगा? और जो उम्मीदें की जा रही हैं, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए रोड मैप की तरह काम करेगा ये बजट। आप इसमें क्या कुछ बहुत आश्चर्यचकित करने वाला उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग जिस दिन बजट होता है उससे 1 हफ्ते पहले इनकम टैक्स की बात करने लगता है। और इनकम टैक्स, सच बात तो ये है कि मध्यम वर्ग बड़ी मेहनत, और निम्न मध्यम वर्ग की भी बात कर रहा हूं, आज तो वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। दोनों को ही एक ऐसा लगता है कि किसी ने कोई पेड़ से फल तोड़ा और जो है बंदर हाथ से छीन कर ले गया। इनकम टैक्स भी वैसा ही कम से कम वेतनभोगी और छोटे जो ये हैं दुकानदार हैं उनको ऐसा लगता है। तो मेरा मानना यह है कि इनकम टैक्स का दायरे में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और इनकम टैक्स के पेरिफेरी में आने वाले लोगों की बहुत कमी कर दी जाएगी। सबसे पहला तो ये है जी। दूसरा ये है कि जो मध्यम वर्ग से नीचे वाला तबका है वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। कारण यह है कि जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे या आसपास है उसको कम से कम भोजन की व्यवस्था मिल रही है, उसको बहुत सारे डोल्स मिल रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग से नीचे वाला तबका है उसको न तो कोई डोल मिल रहा है और न ही कोई सरकारी सहायता मिलती है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर आर्थिक रूप से रिजर्वेशन नहीं है, जातिगत रूप से रिजर्वेशन है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और ये जब जातियां आज टूट रही हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, तो जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन है उसको कम करते हुए आर्थिक रूप से दिए जाने वाले रिजर्वेशन की ओर सरकार को जाना चाहिए। हो सकता है कि इस बजट में सरकार की ये हिम्मत ना पड़े कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छूट दें या उसको उसका रिजर्वेशन करें, लेकिन आगे आने वाले समय में सरकार को इस विषय पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज जातियों से ऊपर उठ चुके हैं, उन लोगों के विषय में भी चिंता करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि कुछ कुछ सेक्टर जैसे हैं, शिक्षा क्षेत्र बहुत महंगा होता जा रहा है जी। पहले शिक्षा क्षेत्र सरकारी क्षेत्र था, लेकिन अब वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाने के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा, जो मान लीजिए उसे इंजीनियर और डॉक्टर की अगर मान लीजिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी टेक्निकल इसकी शिक्षा देनी हो, तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इस बजट में ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे लगता है। यहाँ पर रोहित जी, जिस तरीके से डॉक्टर आशीष कह रहे हैं कि इस बजट को लेकर के टैक्स के लिहाज से कुछ खास उम्मीद की जा रही है, मध्यम वर्ग तो खास करके इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के उम्मीदें करता है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि हमें राहत मिले। साल भर में जोड़ कुछ पाते नहीं और जब फरवरी और मार्च का महीना आता है तो जेब से सब कुछ निकल जाता है। इसके बाद जो बजट गड़बड़ाता है तो वो कहीं जाकर के मई जून तक पटरी पर आता है। जरा इस बजट में आप क्या कुछ देख रहे हैं और फिलहाल जो टैक्स रिजिम है उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट नहीं देखता हूँ। 3-4 चीज़ें जो मैं देखता हूँ, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 50,000 रुपये की है वो 60 से 75,000 होने की उम्मीद है। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब
जो 3 लाख तक की एग्जेम्पशन है वो बढ़ के 5 लाख तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा स्टार्टअप को डेफिनेटली और बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। एंड हाउसिंग सेक्टर के लिए जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होती थी जिसकी छूट 2 लाख रुपए तक की मिलती थी वो बढ़ के 3 से 5 लाख तक की होने की उम्मीद है। जो अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा भी कर रहे थे आशीष जी और हम, जो टैक्स की रिजिम है उसको लेकर के कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या फ़र्क है उसको लेकर के भी बातें कर रहे थे। मैं चाहूँगी ज़रा उस पर आपका ओपिनियन क्या है, ज़रा शॉर्ट में ये बताएं कि लोगों के लिए फ़ायदा ज़्यादा किस में है, क्योंकि लोग इसको लेकर के बड़े कन्फ्यूज़ हैं। देखिए मुझसे पूछ रहे हैं ना जी। अभी मैं इनकम टैक्स जब फाइल करने के लिए 10-15 दिन पहले गया तो मैंने अपने सीए के पास गया और मैंने कहा कि भाई सारा उनको डेटा देने के बाद में जब उन्होंने निकाला तो बोला कि भाई मैं पहले ओल्ड रिजिम में था और मैं सेविंग्स करता था। तो उन्होंने कहा कि मैं दिखा दिया कि साहब नए रिजिम में इतना कम टैक्स आ रहा और पुराने रिजिम में इतना आ रहा है। अरे मैंने पुराने में तो भैया मैंने सेविंग भी करी हुई है, सेविंग मिलाने के बाद में भी आपका टैक्स ज्यादा होता है और नए रिजिम में बिना सेविंग किए हुए टैक्स कम आता है। तो मैंने कहा भैया, बोले धीरे धीरे आपको तो नए रिजिम में जाना ही पड़ेगा तो आज ही चले जाओ। तो मुझे लगा कि भैया टैक्स कम लग रहा है तो मैं नए पे आ गया। अब जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी का और मेरा स्वयं दोनों का ही मैं भरवाने गया था, मेरे बेटे का भी था, पूरे परिवार का करवाया। तो पत्नी ने कहा कि भाई ये तुमने तो बहुत गलत काम किया, तुम कैसे अर्थशास्त्री हो। अब पत्नी तो भाई पत्नी है तो वो तो मुझे अर्थशास्त्री मानती नहीं है। तो खैर वो चूंकि अधिकारी रही है बैंक की बहुत बड़ी, तो उसने मुझसे कहा कि भाई एक बात बताओ कि तुम बैंक में रहे हो और मैं भी बैंक में रही हूं, अब अगर सेविंग्स अगर आदमी नहीं करेगा तो आगे आने वाले आगे आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हम क्या कुछ बचा पाएंगे, क्योंकि यही जो सेविंग्स होती हैं ये हमारे आड़े वक्त में काम आती है। इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या सोचते हैं इस दिशा में।